अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, ये इख्तलाफ है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग? मुल्क के दो बड़ों के दरमियान DGISI की तैनाती का मामला हमने देखा कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी आ गया। 6 अक्टूबर से लेकर आज तक कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। बेयकीनी की सूरत हाल, कंफ्यूजन की सूरत हाल जो है वो आज तक बरकरार है। आज फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर से ट्वीट की और ये कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और नए तकर्री का जो प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो चुका है। साथ में वो ये भी कह रहे थे कि तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। फिर हमने देखा आज नए DGISI की तकर्री की जो समरी है वो भी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गई है, लेकिन अभी तक ये मामला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। गैर यकीनी की सूरत हाल अभी भी बरकरार है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, ये नौबत यहाँ तक आई कैसे और ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे, किसकी तरफ से ये मामला मिसहैंडल किया गया और ये कब तक हल हो जाएगा, तमाम तर सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने देखा कि आज मरियम नवाज साहिबा भी अदालत के बाहर खूब गरजी बरसी और हैरान कुन तौर पर हमने देखा कि बजाय जिस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा वो इदारों पर तनकीद कर रही होती हैं, इदारों पर अपनी जो गरज बरस है वो चढ़ा रही होती है, लेकिन आज इन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। जरा आपको सुनवाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने आज क्या कहा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जमानत मनसूखी को देखकर उन्होंने कहा कि ये लगता है, दरख्वास्त पढ़कर ऐसे लगता है जैसे बच्चे डर गए हैं। दरख्वास्त देने वाला इतना सुपर इंटेलिजेंट कौन है? फिर उन्होंने कहा कि नैब ने मेरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दी है। बहरहाल उन्होंने नैब के हवाले से भी बड़ी बात की और इस हवाले से भी बड़ी तनकीद की। इस मौजू पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सारे मामला पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले आ जाते हैं ये जो DGISI की तकर्री का मामला है। हमने देखा सर, इमरान खान की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक फौज को लेकर कोई ऐसा तनाज़ा सामने नहीं आया, बल्कि हमने देखा कि अपोजिशन तो इनके अच्छे मिसाली ताल्लुकात को लेकर इन पर इल्जाम तराशी करती रही है कि ये सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्ट होकर आए हैं। अभी भी हम देख रहे हैं हुकूमत अच्छे और मिसाली ताल्लुकात की बात तो कर रही है, लेकिन सर क्या वजह है अभी तक वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया जिससे मुतालिक हमने देखा कि 6 अक्टूबर से लेकर तनाज़े, कंफ्यूजन और स्पेकुलेशन की जो नोटिफिकेशन वजह बना, अभी तक मामला क्यों नहीं सेटल हो रहा? देखिए ये तो सारा मामला है, इसको आप जिस मर्जी नजर से देखें, एक चीज तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मामला मिस हैंडल हुआ है। जो चीज बड़े आसान तरीके से हल हो सकती उसका इस तरह पब्लिक में आना यकीनन कोई नेक शगुन नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस सारे चीज में कोई चीज एक्सपोज हुई है ना, तो वो जो सिविलियन बालादस्ती का एक टोला था ना, जो रोज नारा लगाते थे कि सिविलियन बालादस्ती, जो ही उनको शक गुजरा कि हो सकता है कि शायद फौज और हुकूमत के ताल्लुकात में कोई खराबी हो, तो फौरन वो जाके दूसरे कैंप में खड़े हो गए और कहा कि ये तो सिविलियन हुकूमत की गलती है, इनके ऊपर चढ़ दौड़ो। तो ये लोग सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया कि मामला अभी तक ड्रैग हो रहा है, नोटिफिकेशन निकला, अभी कहा जा रहा है कि दोबारा निकाला जाएगा, ये वो चीजें हैं जो बहुत अरसा पहले सेटल हो सकती थी और वजीर आजम हाउस के अंदर ही सेटल हो सकती थी। और इसमें अब वजीर आजम साहब को खुद भी देखना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर देख लें जिन लोगों के मशवरों से एहतसाब चल रहा है, जिन बाबुओं के मशवरों से चीजें चल रही हैं, तो पहले जहांगीर तरीन साहब नाराज हो गए, आधी पार्टी वो नाराज हो गई। अब आपने इस तरह के ये मसाइल पैदा किए, तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी देखना पड़ेगा। बाकी वुज़रा जो मर्जी बयानात देते रहे, हम इसको जितना मर्जी शुगर कोट करते रहे, कहीं ना कहीं नाअहली जरूर हुई है और इसका किसी कतन भी सियासी फायदा हुकूमत को नहीं। सही। एहतशाम साहब, आपको भी लगता है कि मामला या इशू इतना बड़ा था नहीं, वैसे ही बना दिया गया और ये हुकूमत की तरफ से मामला मिस हैंडल किया गया, या किसकी तरफ से ये नौबत यहाँ तक आ गई? देखिए सोनिया, अथर जो बात कर रहे हैं बड़ी वजन है उस बात में ना, कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। मतलब अदरवाइज इतने दिनों से मामला जो ख़त्म नहीं हो रहा, इससे जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ देखें। जो आप इंट्रो में भी आप बात कर रही थी, ये गैर यकीनी की सूरत हाल कितने खौफनाक तरीके से बढ़ रही है। आए दिन आप देख लें अतर स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी वैसे ही ठीक नहीं है। IMF रोज़ाना नई शराइत के साथ सामने आ रहा है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सारी दुनिया में जो है ना वो उस हवाले से तंग कर रही है। FATA के मामला दूसरी तरफ हैं।
तो इस सारे मामले तो मेरा ख्याल है ये फौरी तौर पे रियलाइज़ करना चाहिए कि गैर यकीनी की सूरत हाल कितनी नुकसानदेह होती है। मेरी अथर आज एक बड़े अहम आदमी से मुलाकात हुई, बहुत ही अहम आदमी है इस्लामाबाद के। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि जी व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट डिड इट हैपन। उन्होंने मुझे 4 बातें कही और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं चाहूँगा कि आपसे भी शेयर करूँ, अपने नाज़रीन से भी। एक तो उन्होंने कहा कि इस बहस में पड़े बगैर कि किसने क्या हुआ, किसकी गलती है, उन्होंने कहा फौरी तौर पे मामले को रैप अप करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करें। लिंगर ऑन करना, इसको लटकाए रखना, वो कहते हैं ये बड़ा फेटल होगा, ये लफ्ज़ यूज़ किया गया, ये अदारों के लिए ठीक नहीं है, हुकूमत के लिए ठीक नहीं है, इंस्टीट्यूशन में जो है ना, ये अब जिसको कहते हैं एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, बिटरनेस पैदा होती है, इसको निकालना चाहिए। फिर साथ ही वो ये कह रहे हैं, ये जो मुझे बताया गया कि जी बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, आज भी वो कह रहे हैं कि जी सिविल मिलिट्री तल्लुकात में कोई इतना बड़ा रखना नहीं आया। उनको ये देखना चाहिए कि आज इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है। अथर मेरा नुक्ता जिसकी तरफ आपने भी बात की थी, मुझे एग्जैक्टली उन्होंने मुझे कहा कि देखें दोनों बैठते हैं, आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी, तो आप देख लें नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, हिंदुस्तान हो, कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब बातों में एक आवाज़ है। भी क्या वजह है कि चंद दिनों से जो मामला इतना ख़राब हो रहा है, आज पड़ोस का मुल्क जो है ना जिस तरह घनौना प्रोपेगेंडा आपके ख़िलाफ़ कर रहा है, और फिर एक आप देख लें हमारे एक ब्रिगेड ऐसी भी है, मैं नाम किसी का क्या लूँ, मुझे दुखी हो रहा होता है, वो तो तलाश कर रहे होते हैं कि जी वो भूल जाते हैं कि इससे नुकसान किसको होगा, रियासत को होगा, अदारों को होगा, वो कहते हैं जी इख्तलाफात को बढ़ाया जाए। तो मेरा ख्याल है इस बात में तो अथर बहुत वजन है कि भी जहाँ गलती हुई चले इसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हो रही? अभी मैं देख रहा था कि सोनिया कुछ और बात कर रही, जो मैंने सुनी थी बात वो इनका फवाद चौधरी का बयान कि जी मामला अभी भी प्रोसेस में है। भाई मामला अगर प्रोसेस में है तो इसका मतलब है इट हैज़न्ट रिजॉल्व, इसको ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म नहीं होगा तो ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, इस पे क्या साराइयाँ बढ़ेंगी और ये अच्छी बात नहीं है, हज़ारों के लिए नहीं अच्छी है। नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहले आपके साथ तय हुआ। मेरी कल की खबर ये थी कि ये सेकंड थॉट आया इस पर अथर, ये जो हुआ, अदरवाइज़ ये पहले चीज़ें तय हो गई थी। और अगर ISI के चीफ की तैनाती की बात है तो वो भी ये इशू पहले तय हो गया था। अब ये जो मरियम साहबा मजाक बना रही हैं वो दूसरे टॉपिक में हम आएंगे, ये तोता फाल है, फलाना है, धमाका है, ज़ाहिर है उन्हें मौका मिल गया है, वो तो सारी बातें करेंगे। और अहम बात है सोनिया, मेरा ख्याल है 3 साल से अथर जो पूरी कोशिश की अपोजिशन ने कि किसी तरीके से दराने पड़ जाएं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नहीं पड़ी। आज देख लें चुपके से वो अदारों के साथ खड़े हो गए और मरियम साहबा ने आज एक लफ्ज़ नहीं कहा अदालत के बाहर इस तरह का, कोई फौज की किसी आदमी का नाम नहीं ला। वो तो कह रहे हैं कि जी, और शाहिद खान अब्बासी को देख लें, एहसन इकबाल को देख लें, वो कहते हैं जी अदारों का फौज का मौक़िफ़ इस बारे में बिल्कुल ठीक है। अब उन्हें नजर आई एक अपॉर्चुनिटी के चलें हुकूमत को किसी तरीके से तंग किया जाए, गिराया जाए, मिलान किया जाए, तो वो इस तरफ आ गए। तो असल बात यह है कि फौरी तौर पर मामले को हल करने की जरूरत है। फौरी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि मामले को हल करने की जरूरत है। अतर काज़मी साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त तो हुकूमत को ये सूट करता है कि वो ये दिखाए कि इदारे और हम एक पेज पर हैं और ऑपोजिशन नहीं है? हमने देखा कि ऑपोजिशन का तो इदारों के खिलाफ पूरा एक बयानिया है, उस बयानिए के खिलाफ हुकूमत का अपना एक बयानिया है। तो हुकूमत इस वक्त जो सूरत हाल, जिस गैर यकीनी की सूरत हाल, कंफ्यूजन की सूरत हाल है, ये तो फिर ऑपोजिशन वाला ही बयानिया हो गया जो बात ऑपोजिशन करती है। अतर सॉरी, एक लफ्ज भूल गया था अतर, एक चीज मैं भूल गया था जो मेरे सोर्स ने बताई थी, वो रह गई थी। जी। उन्होंने कहा कि चुपके से कंप्रोमाइज करें दोनों। जी अतर साहब, देखिए सर, आपने भी, एहतशाम साहब ने भी जो चीजें पॉइंट आउट की और आपका भी जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें वो हैं, इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे ना प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी कोई पावर असर्ट कर सकते हैं कि, और ना ही इससे दूसरे किसी इदारे को फायदा होगा। इससे नुकसान ओवरऑल आपकी जो कौमी सतह के ऊपर नुकसान होता है इस तरह की चीजों से, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया सर ने अभी, आपका स्टॉक एक्सचेंज उसके ऊपर असर पड़ता है। दुनिया भर में जिस तरह मीडिया देखता है उन चीजों के ऊपर असर पड़ता है। अब देखिए इससे सियासी तौर पे वो क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इमरान खान अपनी मर्जी का हेड चाहते हैं इस इदारे के अंदर, ISI के अंदर, इसलिए कि उनकी हुकूमत उसकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकती या उनकी मदद के बगैर नहीं चल सकती। अब जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं ये उसी सोच के हामिल है जिस सोच के तहत उन्होंने जियाउद्दीन भट्ट को लगाया था। वो ये समझते हैं कि जब हम अपना बंदा लगा देंगे तो सत्ते खैरा जो मर्जी करते रहेंगे। जियाउद्दीन भट्ट साहब का तो हम जिक्र करते हैं, मगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो बीबी ने भी जनरल कल्लू को लगाया था जो रिटायर्ड जनरल थे। क्या वो दोनों हुकूमतें बचा सके? क्या बीबी की हुकूमत बच गई या मियां साहब की हुकूमत बच गई? मसला यहाँ पे है के मुआविन खुसूसी आमिर डोगर साहब ने तो कल इस बात की तस्दीक की है अतर काज़मी साहब कि काबीना इजलास में बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। जी बिल्कुल।
और देखें ना कि इसमें इस वक्त इशू जो समझने की चीज ये है कि इस दफा पहली दफा एक हमारे पास एक ऐसी हुकूमत है जिसका आप उस पर 100 तनकीद कर सकते हैं, एतराजात कर सकते हैं, लेकिन आपको रियासत एज ए रियासत बिहेव करती हुई नजर आ रही है। अगर अफगानिस्तान का मसला है तो उसमें अगर फौज की स्टेक है, ISI की स्टेक है, फॉरेन ऑफिस की स्टेक है, तो सियासी क्यादत की भी स्टेक है। पहले तो सियासी लोग इन चीजों का नाम ही नहीं लेते थे, वो तो मोदी, खलबोशन और कश्मीर का नाम नहीं लेते थे। तो अब इमरान खान साहब की जो हुकूमत कह रही है वो यही कह रहे हैं कि उनको थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं कि जो अफगानिस्तान का मसला और जिस बेहतरीन तरीके से मौजूदा ISI की टीम ने उसको हैंडल किया, अफगानिस्तान के बहरान के बाद हमने देखा कि दुनिया भर से जो स्पाई चीफ्स थे, वो खुफिया एजेंसियों के सरबरान थे, वो बाजमात पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि जी हमें ब्रीफिंग दें और बताएं कि क्या हो रहा है। तो इस हवाले से हुकूमत का मौकिफ था कि थोड़ा अरसा वो और रहते तो शायद उसमें कोई बेहतरी आ सकती। लेकिन मैं सर की बात से 100% एग्री करता हूं। इससे अगर किसी का नुकसान हो रहा है, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो पाकिस्तान का और सियासी तौर पे इस हुकूमत का नुकसान हो रहा है। तो इनको खुद सोचना चाहिए और इस चीज को जल्दी वाइंड अप करना चाहिए और आगे मूव ऑन। एहतशाम साहब, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, ये मामला कब तक हल हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि मजीद प्रोलॉन्ग हो जाएगा, जिस तरह से भी अतर काजमी साहब बात कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है, खारजा महाज पर जो सूरत हाल है, फिर मौशी एतबार से इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह के तनाज़ात का। देखिए सोनिया, जब भी कोई क्राइसिस पीरियड होता है, जब भी आपको एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से पाला पड़ रहा होता है और एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, उसके बाद लोग उस पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, और आपके दुश्मन खास तौर पे बढ़ चढ़ के इस हवाले से बातें कर रहे होते हैं, उस वक्त देखना चाहिए कि जो हुकूमत है और अदारे हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हों या बयान ऐसे हों जो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हों। मसला सर मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि फवाद चौधरी साहब जिस अंदाज से इस सारे मामले को टैकल कर रहे थे उसमें बड़ा वजन भी आ रहा था, लेकिन आमिर डोगर साहब जो चीफ व्हिप हैं उनका जो बयान आज देखें लेके सारी अपोजिशन चल रही है, उनके ये अल्फाज मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि जी अगर फ़ौज की इज़्ज़त है तो प्राइम मिनिस्टर की भी इज़्ज़त है। भाई खुदा न खास्ता किसी ने फ़ौज की इज़्ज़त को चैलेंज किया है, इस पूरी कौम, पूरा मुल्क इस फौज की इज्जत करता है, हमेशा से करता रहा है। कंट्रोवर्शियल बनाने वाले जो है हमेशा अबू की खाते रहे हैं, जो है मर्जी करते रहे। इतनी आज़ादी पाकिस्तान में मिली है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। आप 20 जगहों पे गए हैं सर, मैं सब जगहों पे गया हूँ, बाहर मुंह को खोलने नहीं देते। आज अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, एक लफ्ज़ अदारों के खिलाफ किसी को इजाज़त नहीं, सारा दिन बोल रहे होते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हमारी आज़ादी जो है ना उस पर कोई कदगन लगाई जा रही है। तो सवाल इस वक्त यह है कि जी मौका नहीं देना चाहिए। आमिर डोगर साहब को क्या जरूरत थी बयान देने की? भाई चीफ स्पोक्समैन आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो बात कर रहे हैं, करने दें। वो बड़े पैराए में उन्होंने बात की है जी, छोटी मोटी बात हुई है, कोई डिले हो गया, कोई इख्तलाफी बात हुई, कोई जिसको कहना चाहिए कि कोई गलती कहीं हो गई किसी वजह से, वो रेक्टिफाई कर लेंगे। अब उसको जब एक बंदा इस तरह का बयान देगा कि जी फौज की अपनी इज्जत है तो प्राइम मिनिस्टर की भी है, तो लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मेरा ख्याल है एक जो मैसेज ऑफ वननेस जाना चाहिए अथर, वो हुकूमत के एक चीफ स्पोक्समैन की तरफ से जाना चाहिए। हर आदमी को हर टॉपिक पे नहीं बोलना चाहिए। सही, ठीक है। अब जरा एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहते हैं, ब्रेक के बाद जब होंगे तो अतर काजमी साहब से मैं पूछूंगी कि अभी जिस तरह से एहतशाम साहब ने बात की, फवाद चौधरी साहब की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने कंफ्यूजन या गैर यकीनी की सूरत हाल को जायल किया, कम किया, या फिर इसको मजीद बढ़ा दिया? इस पर जरा कॉमेंट लेंगे, ब्रेक लेते नाज़रीन, स्ट्रेट ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, आज अदालत पेशी के बाद मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया टॉक की और हैरानकुन तौर पर आज हमें कोई इदारों पर तनकीद करती हुई नजर नहीं आई। आज तो उन्होंने इमरान खान साहब पर सीधी सीधी तनकीद की और फिर वो जंतर मंतर और जादू टूना, ये सर होना तो ये चाहिए कि सियासी मैदान में सियासी तौर पर जवाब दिया जाए। इसकी वजह क्या, फ्रस्ट्रेशन है या क्या है? देखिए सोनिया, पहली तो बात यह है कि इस तरह की अगर आप गुफ्तगू करेंगे और कोई भी करेगा तो ज़ाहिर है फिर बाउंसर दूसरी तरफ से भी आएगा, जैसे शहबाज गिल की तरफ से आया। उन्होंने कहा आप भी बता दें किन जिन्नों किन चुड़ैलों के जरिए अथर, उन्होंने कहा कि आपने सारा पैसा मुल्क से बाहर ले गए और आज तक अदालतें पूछती रहीं, आप जवाब नहीं दे सके सिवाय जाली कतरी ख़त के, वो सर्टिफाइड चोर हैं, इस तरह की बातें की। तो ये अच्छे उसमें पैराए में बातें नहीं लगती, लेकिन जाहिर है वो सियासत में कहते हैं कि हर बात होती है। वो कहते हैं बाबा आदम तक आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि आपके ख़ानदान की बातें लोग निकाल के लेके आएंगे। अभी जिस तरीके से ट्रंप और क्लिंटन, मिसिस क्लिंटन का इलेक्शन हुआ, वो कहते हैं वहाँ पे जूतम बाजार जिस तरह की गुफ्तगू हुई शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, ऐसी ऐसी बातें की गई। लेकिन चलें अब वापस इसी पे आते हैं। आज जो मुझे लग रहा है अथर कि 180 डिग्री टर्न था, ये मरियम साहबा की गुफ्तगू बड़ी प्लान करके की गई थी और उसका आप देख लें जो बयानात दिए आज और कल 2 दिनों में आए
एहसन इकबाल साहब का आया, शायद खकान अब्बासी का आया, कुछ और लोगों का, वरना रोज़ाना थोक के हिसाब से वो मिलान करते थे, ओपनली फ़ौज की बात करनी और अदारों की बात करनी और गवर्नमेंट की बात करनी। आज टोटली वो जो है ना वो फ़ौज के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये तो प्रेरोगेटिव जो है ना फ़ौज का है, तैनातियाँ तकर्रियाँ फ़ौज का ये काम है, ये प्राइम मिनिस्टर क्यों इस तरह की बात कर रहा है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। मतलब एकदम से अब ज़ाहिर है उनका ये ख्याल है कि जी इनके अगर दरमियान कोई इख्तलाफात हो सकते हैं या हैं, उनसे फ़ायदा उठाया जाए, जिसके बारे में हमारे सोर्सेज यही बताते हैं कि इसको इतना दूर ना ले जाएं कि मामलात ख़राबी की तरफ जाएं, रैप अप करें, ख़त्म करें मामले को। बहरहाल आज मरियम साहबा का फोकस बिल्कुल कुछ और था। एक तो उन्होंने बड़ी अजीब बात की है, उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा गया मेरे बारे में जो पटिशन आई है इनकी तरफ से, नैब की तरफ से, कि जी मेरी खारिज की जाए ज़मानत, कि जी मैं खाती क्या हूँ, मैं पीती क्या हूँ, मैं आती कैसे हूँ, मैं इस्लाम क्या करती हूँ। और भाई और बातें भी उन्होंने की थी कि आपने मिसयूज़ किया, आपने जिस तरीके से आपकी ज़मानत हुई है, आप अदारों के खिलाफ बातें कर रही हैं और लोगों के बारे में बातें कर रही हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। वो उन्होंने बातें बल्कि एहतिशाम सब सुनवा देते हैं ज़रा कि आज मरियम नवाज साहिबा ने इससे मुतालिक क्या। जी चलाइएगा शफ़क़त। जी अतर काज़मी साहब, आप करें मुझे गिरफ्तार, आप करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप मुझसे कितना डरते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इनके इस बयान की तरफ आने से पहले कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की जाती है ना, अब हुकूमत के अंदर बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर आप हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन खातूने अव्वल को टारगेट करना और सिर्फ इसलिए टारगेट करना कि क्या पता वो पर्दा करती हैं, वो उनकी जाती चॉइस है, उनकी जाती जिंदगी है। वो खातून जिसकी आवाज भी शाज़ और नादरी शायद किसी ने सुनी हो, उनको टारगेट करना, उनको जादू से जोड़ना, टोने से जोड़ना, भाई गलती अगर किसी की है, अगर आज आप लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, आप लोग हारे हैं, आपके वालिद लंदन में बैठे हुए, अगर किसी की गलती है तो वो इमरान खान की गलती है। आप इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएं, आप खातून अव्वल को क्यों टारगेट करते हैं? अगर इमरान खान को आपने बुरा भला कहना है तो बहुत सारी बुराइयां, महंगाई हैं, यहाँ पे सजा याफ्ता जो मुजरिमान हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो टोला जो ख्वातीन के हकूक की भी बात करता है, वो भी इसमें सफ़े अव्वल के दस्ते का किरदार अदा करते हैं। वो इस तरह की आपसे अलूड करेंगे इस तरह की चीजों की तरफ कि जी बादल छा गए, जिन आ गए, जिन्नात आ गए, कि हर चीज जैसे खुदा ना खास्ता कोई जो है वो बुशरा बीबी कर रही हैं और इमरान खान को वो उन्होंने लगाया हुआ आगे और उनको बता रही हैं और गाइड कर रही हैं। भाई वो इतने बच्चे हैं इमरान खान, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने पूरी फौज को नाराज कर दिया, वो बाजवा साहब की भी नहीं सुन रहे और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ आप टारगेट जो है वो बुशरा बीवी को करते हैं इसलिए कि वो सॉफ्ट टारगेट है और इनको कुछ मिलता नहीं है। अब जहां तक इनका ये ताल्लुक है कि जी सर प्लीज। मैं एक और आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा। आज जो इरफान कादर साहब हैं, मरियम साहबा के वकील हैं, उन्होंने अदालत में एक और बड़ी अजीब बात की है, बड़ी हैरत वाली बात की, आप तक भी पहुँच गई होगी। वो अब उसका कॉन्टेक्स्ट बराबर नहीं मालूम हो सका, लेकिन एक बात ज़रूर कही उन्होंने कि जी अगर नवाज शरीफ साहब को अगर गिरफ्तार ना किया जाए तो आज ही हम उनको बुला लेते हैं। तो इसका मतलब है पहले भी ये मरियम साहब ये बात कर चुकी हैं, तो इसका मतलब बीमार तो नहीं है थर वो, इसका मतलब वो सियासी तौर पे वहाँ पे कुछ लेके बैठे हुए जो नहीं आना चाह रहे। एक ये बात। दूसरी बात ये कि जी जिस तरीके से आज बहस हुई है वहाँ पे, जो उसके बाद मरियम साहबा ने बातें की हैं, एक और बात कर रही है, कहेंगे जी मैंने एक पटिशन और दायर किया, मैं इसके बाद एक और पटिशन भी दायर करूँगी। सवाल तो ये है कि जी इससे पहले जो मुसलसल आप कहती रही कि जी मेरे पास वीडियोस बहुत सारी हैं और मैं ये साबित कर दूंगी और कि जी मेरे खिलाफ जाली तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं, वो कच्चा नहीं खुला अभी तक, वहाँ पे ये बातें नहीं हुई। अब मुज़ाहिर लग रहा है कि वो अदारों को प्रेशराइज़ करने के लिए जिस तरीके से वो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जो गुफ्तगू की जा रही है, जो मैं देखता हूँ वकला हज़रात हुए कहते हैं कि यार ये मसला लीगल मसला है, आइनी मसला है, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि आप खामखा की माइलेज इस बात पे लेने जो जिस तरह की आप तू कर रहे हैं। तो अदर आपको क्या लगता है कि क्या प्रोवोकेशन हो सकती है सब कुछ करने का? ये हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, हमको लग रहा है, क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि जी शायद अब यहाँ से जो उनका मामला ज़मानत वाला वो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल भी हो सकता है, हाई कोर्ट से, सॉरी। अच्छा, इसमें जो मेन चीज है ना, अगर आप मरियम नवाज साहिबा के जो तर्जुमान हैं, जो इनकी बेहतरीन तर्जुमानी भी करते हैं, जुबैर साहब, आप उनको देखें तो वो GHQ के बार बार चक्कर लगाते रहे। सो मच सो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर DG ISPR को आके कहना पड़ा कि एक तरह से शट अप कॉल देनी पड़ी कि भाई आप बार बार मत आए, हमारी तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेन मसला यही है कि जिस तरह अभी आपने देखा कि जब ये इशू आया DG ISI का भी,
तो एकदम से ये जाके जो है वो खड़े हो गए दूसरी तरफ और इमरान खान के ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दी। प्रॉब्लम इनको ये है कि इनके जाती मसाइल, इनकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं है, नजरिया तो है नहीं है जिसका ये दिफा कर रहे हैं। अब मरियम बीबी यहाँ पे खड़ी होकर पूरी रियासत के ऊपर तनकीद करती हैं, जर्नैलों के ऊपर भी करती हैं, सियासतदानों पे भी करती हैं। इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है इस पूरे सिस्टम के अंदर और पाकिस्तान के अंदर? 1 रुपया भी जिंदगी में इन्होंने अपना खुद नहीं कमाया, 1 रुपया भी, एक दिन कहीं पे इन्होंने जॉब नहीं की, और इनका दिल है कि ये आके फौज जो है इनको लाके हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दे। भाई वो 80 की दिहाई की फौज थी, अपनी दीवारों से ज़ियाउल हक और हमीद गुल साहब की तस्वीरें उतार दें। अब वो जमाना चला गया, अब जिसको आवाम सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, वही आएगा। ये चीज प्रॉब्लम इनको सर ये है कि ये अभी तक उसी दौर में फंसे हुए हैं। ये समझ रहे हैं कि हमें फौज हमारा हाथ पकड़े, जिस तरह अंकल जिलानी अबू को लेके आए थे, मुझे भी कोई अंकल ग्रूम करें और कहें बेटा अब आपने वजीर आजम बनना है। अब ये नहीं हो सकता, ये आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट है सर, ये अभी जो उन्होंने बात की थी ना कि मैं जेलों से नहीं डरती हूँ और मैं दोबारा भेजना चाहें तो मुझे भेज दें। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने इसी फोरम पे खबर ब्रेक की थी, शुरू की बात है कि किस तरीके से जनरल बाजवा के जो फादर इन लॉ हैं जनरल एजाज, उनके साथ मेजर जनरल एजाज साहब, उनके साथ किस तरह मुलाकात की थी मरहुमा जो नवाज साहब की वालदा हैं। वो जाके उन्हें कहा था कि जी पहले जब गए थे जद्दा तो मेरे वालिद साहब ने गारंटी की थी और मैं गारंटी करती हूँ, और ये 2 मुलाकातों में बड़ा ज़ोर दिया गया जी इनको भेज दिया जाए, कभी भी वापस नहीं आएंगे। और इसके बाद फिर कहा जाता है कि जी बाजवा साहब की तरफ से जवाब आया था कि जी उनको आने की क्या ज़रूरत थी, मतलब आए क्यों थे, चले गए थे तो वहीं रहते, आए हैं तो अब भुगते यहाँ पे। अब देखो मेरा सवाल इस वक्त यही है कि भी यहाँ पे डॉन कागजीटो बनना कि जी अब मुझे पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं डरती नहीं हूँ। तो मुझे तो ज़ाहिर है ये सब कुछ इसलिए लग रहा है कि अब उनको लग रहा है कि जी ये जो लीगल बुनियादों पे जो उनके केसेस हैं, जो मनी ट्रेल नहीं दे सकी बार बार, और जिस तरीके से एवनफील्ड बना और फिर जिस तरीके से वो सारे मामलात लेके गई हैं आगे, अब तो उस हवाले से बड़ी मुश्किलात हैं। और अतर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुझे अच्छी तरह पता है कि उन लोगों को अंदाज़ा है कि जो पहले ज़मानत दी थी, ज़मानत तो आपको याद है कि जब मामला गया था चीफ जस्टिस के पास, उन्होंने कहा था कि ज़मानत के लिए तो 4 लाइनें होती हैं, 44 सफ़े का आपने फैसला लिख के भेज दिया। अब उन्हें भी इस बात का एहसास है कि एस्कॉन्डर हैं, भागे हुए हैं, बार बार बुलाने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आए। अब ये सारा दबाव है, आपको क्या लगता है कि ये दबाव मजीद बढ़ाएंगी? इनको यही लग रहा है कि बस अब लीगल बुनियादों पे, कानूनी बुनियादों पे अपना केस ना लड़ा जाए, यही काम किया जाए? देखिए इनका अगर आप पहले दिन से देख लें, आप अगर अभी केस को छोड़ें, पीछे पनामा में चले जाएं, उस वक्त भी कभी भी इन्होंने कानूनी तौर पे केस को लड़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए कि ये जब कानूनी तौर पे केस लड़ते थे उस वक्त जस्टिस कयूम जैसे जज होते थे, वही अदालतें इनको सूट करती हैं। जहां पे अदालत इनसे मेरिट के ऊपर सबूत मांगेगी, मनी ट्रेल मांगेगी, वहां पे ये बाहर आके कहेंगे कि अदालतों के अंदर बुत बैठे हुए हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इन्होंने यही किया, पनामा में भी टारगेट किया, इनकी पूरी टीम ने टारगेट किया, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया, इनके सीनियर रहनुमा खड़े होकर इस तरह की तकारीर की कि तुम्हें हम निशाने इबरत बना देंगे, आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तो इनका तरीकाकार ये है कि ये चाहते हैं कि पूरे निजाम को ये प्रेशर डालें उसके ऊपर, और इसके अंदर से जब ये प्रेशर बिल्ड होगा, इसके अंदर से हम अपने लिए कोई किसी किस्म की रिलीफ लें जो इनको मिल नहीं रही, और इसी वजह से रोज बरोज इनकी आवाज में मजीद इजाफा होता जा रहा है। लेकिन एक तरह से आखिरी बात मैं ऐड करूंगा कि हमारे निजाम की भी ये कमजोरी है, और ये पूरे हमारे आइन और कानून का मजाक है कि रोज एक अदालत के बाहर खड़े होके इस तरह की बातें की जाती हैं, और वो लोग जिनके ऊपर इतने संगीन इल्जामात हैं, उन्होंने अदालत को और पूरे निजाम को कटहरे में खड़ा किया हुआ है अपना जवाब देने के बाद। और वही जो बात कहती रही है कि जी मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत होगी, मैसेज दे रही है कि मैं लड़ूंगी तो फिर लोग प्रेशर में आएंगे। सही, ठीक है। एक मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं बलोचिस्तान की सियासत से मुतालिक। बलोचिस्तान में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। जाम कमाल के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी है 14 लोगों ने। उससे पहले हमने देखा कि उनकी जानिब से रेजिग्नेशन भी दिया गया, फिर बाद में ये कहा गया कि नहीं मेरी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये बलोचिस्तान की सियासत में अदम इस्तेहकाम क्यों रहता है और इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या होगा, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नासिर हाशमी साहब। नासिर
हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर हाशमी साहब के पास बलोचिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके तनाजुर में एक स्टोरी है, क्या अंदर की खबर है, क्या मामला चल रहे हैं नासिर साहब? सोनिया और एहतशामुल हक साहब, थैंक यू। इस वक्त जो बुरहान है वो तो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और 14 अराकीन नहीं, मैं थोड़ा सा तस्सीह कर दूं, 16 अराकीन हो चुके हैं नाराज, और 1 माह से ये मामला चल रहा है। और इस वक्त तो बात बहुत आगे चली गई है, क्योंकि आज बड़ी अहम मुलाकातें थी। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात थी, वो तो नहीं हो सकी, लेकिन एक और बड़ी मुलाकात हुई है, जिसमें अंदर की खबर ये है कि जो अराकीन, जिसमें बलूचिस्तान के जो स्पीकर हैं कदूस बतंजो, उनके साथ जो 2 सूबाई वज़ीर, बुशरा भी हैं रिंद, उसमें ज़हूर बलेदी साहब हैं, अब्दुर्रहमान कितरान साहब हैं, इन्होंने मुलाकात की है। और इसमें बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया है कि हम जो हमारी रवायात हैं, क्योंकि हमने हलफ दे दिया, और जो कबायली हलफ है, जो उनकी ज़ुबान है, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पहले भी 2 बार कबायली हलफ क्या है अभी? कबायली हलफ ये इसमें मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक होता है एक जुबान, एहतशाम साहब, हम देते हैं किसी को कि मैंने आपको जुबान दे दी। एक होती है पूरी कबीले की जुबान। अच्छा, पीछे हटे तो फिर खैर नहीं आप। हाँ, उसमें ये बड़ा मामला है, इनकी रवायात ये बड़े हवाले से क्लियर हैं, और ये इसमें पीछे नहीं हटेंगे। अब इस हवाले से डट गए और इस हवाले से हलफ लिया गया है। आपकी खबर क्या है नासिर के जाम साहब की हुकूमत जा रही है कि रुक रही है, क्या लग रहा है आपको? खबर ये है कि आज रात को, मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ एहतशाम साहब, आज रात को या सुबह तक या दिन तक कल इस्तीफा आ जाएगा। जाम साहब इस्तीफा देंगे? जराए ये कह रहे हैं, क्योंकि कहीं से बात नहीं बन रही। तमाम तर जो उन्होंने कोशिशें वो कर सकते थे, क्योंकि सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी मुलाकात आज हुई, उसका भी नतीजा नहीं निकला। मतलब उनको क्या कहा गया कि भी आप अनपॉपुलर हो गए? कुछ लोग कहते हैं कि जी जाम साहब के खिलाफ लोग इसलिए हो गए नासिर के वो किसी का काम नहीं करते थे और पोस्टिंग ट्रांसफर में किसी की बात नहीं सुनते थे। वो कह रहे हैं कि बड़ा फेयर चल रहे थे, ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। इस हवाले से जो हमारे पास खबरें हैं, जितने भी वुज़रा हैं, एमएनए हैं, एमपीएस हैं, एहतशामुल हक साहब, आप तो ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, वो ये कहते हैं कि 5-5 घंटे एक मिनिस्टर बैठा रहता है, उससे मिलते ही नहीं है। 5 घंटे के बाद सीएम का पीए कहता है कि आपको कॉल आ जाएगी तो आप चले जाएं। तो क्या ये एरोगेंस है उनकी, या क्या उनके पास वक्त नहीं है, वक्त, या वो समझते हैं कि जी इनसे बात किए बगैर मैं हुकूमत चला सकता हूँ? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और अब तो देखें ना, अब मामला जो है बहुत आगे चला गया। चलें अतर से पूछे जी। अतर आप बताइए इस मामले में, ये तो कह रहे हैं कि जी मुश्किल हो जाएगी, इस्तीफा आ जाएगा उनका, आपको लगता है कि अब उस तरफ मामला चले गए? देखिए, ऑब्वियसली जो हालिया दिनों में हमने देखा कि जिस तरह पहले भी तरीके अदम एतमाद आई, और उसको भी टेक्निकल बुनियादों पे गवर्नर ने वापस भेजा। अगर जाम कमाल साहब कॉन्फिडेंट होते तो वो खुद जोर देते कि यार लेके आओ, ताकि वो अपने नंबर्स वहां पे शो कर सकते। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि वहां पे उन्होंने कबायली जुबान दे दी है, वहां पे सबसे बड़ी जुबान जो है ना, वो जुबान है जो कायदे आजम वाली जुबान है। वो जो है ना, हमें याद है कि उस असेंबली के अंदर सिर्फ एक हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर रह गया था, बाकी सबको 35-35 करोड़ रुपए के बजट दे दिया था। सरदार रिंद जी, वो रह गए थे। जी बिल्कुल, तो फंड्स मिले थे, तो वो सारी पूरे अपनी कबायली जुबान और रवायात के साथ उधर चले गए थे। तो वहां पे अलमिया ये है कि वहां की जो गयूर अवाम है, उनको कभी सही रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं। सरदारों ने अपने हाथ में सब कुछ रखा हुआ है, और आम जो अवाम है उनका मुकदमा कोई नहीं लड़ता। जिस दिन वहां पे जलजला भी आया, उस दिन भी जो है वहां पे ये सियासी जोड़ तोड़ हो रहा था, और आम आवाम की कोई बात नहीं कर रहा था। तो ये बात वही है कि जो फंड्स उनको नहीं दिए जा रहे, उस तरह उनके काम नहीं हो रहे, तो ये वही चक्कर है सारा। और मुझे लगता है ऐसा ही है कि जाम कमाल साहब के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। एहतशाम साहब, अभी जिस तरह से अतर साहब ने भी बात की कि गयूर आवाम को आज तक सही रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं है, बलूचिस्तान की तो पूरी एक तारीख है। सर, आपको क्या लगता है क्यों बलूचिस्तान की सियासत में हमेशा ये इस्तेहकाम रहता है? अतर और नासिर, मुझे ये लग रहा है कि जाम साहब जो हैं, अब जिस तरीके से सामने जाम कमाल साहब सामने आए हैं, इनके वालिद साहब को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मरहूम लसबिला साहब, उन कंट्रोवर्शियल भी थे बहुत हवालों से, लेकिन बड़े तकड़े बंदे थे। अब इनके बारे में यही कहा जाता है कि शायद बैकग्राउंड में इतने तगड़े कबीले के सरबराह नहीं हैं, वो बात नहीं है। और फिर यह है कि इनके दरमियान जो बाप पार्टी में इख्तलाफात हुए थे, कुछ लोगों का कहना है कि जी कुछ वादे किए गए थे, किसी को वज़ीर बनाना था, किसी को कुछ करना था, वो नहीं किया गया। नतीजातन ये हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं आपका काम नहीं करता, और वो इनके अगेंस्ट हो गए। अब सवाल ये है कि नासिर कि अब गवर्नमेंट भी इसको देख रही है,
हुकूमत भी देख रही है, चलें अदारों को तो छोड़ें, हुकूमत का भी इसमें बहुत बड़ा स्टेक है। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त है गवादर है, और आप देख लें दुनिया जान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ बैठी काम कर रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए। रॉ का भी एक बड़ा नेक्सस DNA इसके साथ NDS के साथ था, अगरचे वो ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है कि हुकूमत भी इस बारे में कुछ सोच रही है कि वो बलूचिस्तान में जो इस हवाले से कोई अपहीवल होता है तो अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल, हुकूमत तो बहुत कोशिशें कर रही है। हुकूमत ने देखें, जैसे काज़मी साहब ने कहा, पहले भी 2 बार इस हवाले से बड़ी तहरीक चलाएगी, लेकिन तकनीकी बुनियादों पर इसको हटा दिया गया, उसको नहीं माना गया। लेकिन इस दफ़ा तो ये डट गए हैं। इस दफ़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काज़मी साहब की मुश्किलात बढ़ गई हैं और 2 दिन बड़े अहम हैं। और आज जो बड़ी मुलाकात थी, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि हम या पार्टी बचा लें या हुकूमत, क्योंकि अब ये पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ा क्लियर हो गया। और एक और अहम बात है शाम साहब कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी शख्सियत, वो भी इस वक्त बड़ी सीट पे हैं, वो उनको मुकम्मल लॉबिंग कर रहे हैं। और मेरी इस हवाले से सादिक संजरानी किसके साथ खड़े हैं? सादिक संजरानी जो है, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो ज़रा ये कहते हैं कि 2-3 दिन से नाराज जो अरकान है वो उनके साथ रेगुलर राब्ते में हैं। और बल्कि पहले की तो खबरें ये थी कि जाम कमाल साहब को बड़ी भरपूर सपोर्ट सादिक संजरानी की हासिल है। अब क्या हो गया कि कमाल साहब ने संजरानी साहब को भी नाराज़ कर दिया, या संजरानी साहब किसी और के डिसिप्लिन में? सर ये इसको बड़ा पीछे से देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड में मामला और है। सादिक संजरानी साहब मुकम्मल जो हैं, हमारे जो ज़राए कहते हैं, मुकम्मल कदूस बजंजो साहब को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये बड़ा क्लियर हमें ज़राए ने बताया है कि वो प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे। और इस हवाले से वो ये भी हमें ज़राए कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये एतमाद दिलाएंगे कि जो नया सेटअप आएगा, जो नई गवर्नमेंट आएगी, वो आपके डिसिप्लिन में होगी, तो आप नया सेटअप आने दें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हालात खराब होते हैं। अतर ये बताइएगा, लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का और उनके सरबराह खास तौर पे जरदारी साहब, क्योंकि खुद भी बलोच हैं तो उनका बड़ा एक रोल रहा है। और रोल हमने देखा भी किस तरीके से सादिक संजरानी को चेयरमैन बनाया था, बलूचिस्तान की हुकूमत किस तरह हटाई थी उन्होंने, और बड़ा दावे से कहा था कि जब मैं चाहूँ कर सकता हूँ सब कुछ। आपको लगता है कि वो भी पीछे से कोई कुंडियाँ शुंडियाँ ला रहे हैं, कोई माल शाल दे रहे हैं लोगों को? देखिए, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो एक सियासतदान है। आप उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका हक है। अगर वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो उनका हक है, माजी में भी उन्होंने किया। और जिनकी उन्होंने हुकूमत गिराई, आसिफ जरदारी साहब इतने बड़े सियासतदान है कि वो लोग खुद अब आके उनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो आसिफ अली जरदारी को ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में जाम कमाल साहब की हुकूमत को भी वो उस तरह गिरा सकेंगे? अब हुकूमत के लिए मसला ये है कि खान साहब बुजदार साहब के मसाइल भी देखें, खान साहब KPK के मसाइल भी देखें। कम से कम एक सूबा तो ऐसा होना कि उनको ये कहा जा रहा था कि आपको वजारत आला दे दी गई है, अब आपके पास इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप इसको खुद मैनेज कर लें। कहीं पे मुश्किल आती है, वजीर आला एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो इसको मैनेज कर ले उस तरीके से। वो गालिबन उस तरीके से मैनेज नहीं कर सके, और यही वजह है कि आप थोड़ा थोड़ा जो लोग तो इनको फायदा होगा। अतर आप क्या समझते हैं कि जनरल बलोच पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, फॉर्मर CM जो है वो नवाज शरीफ वाले जो PMLN के थे, नाम भूला मुझे उनका, वो भी इनकी पार्टी में चले गए, तो क्या इससे फायदा होगा इन्हें, पीपल्स पार्टी को? फायदा देखिए, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक का फायदा तो नहीं होगा। 2 नामवर शख्सियात हैं, 2 वोट चले गए हैं, लेकिन बलोचिस्तान की सियासत को आप सर मुझसे ज्यादा समझते हैं। वहां पे अब आगे जाके हो सकता है कि किसकी बैकिंग की जाए, पर ये कहना कि एकदम से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी, मुझे नहीं लगता। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो है वो सूरत हाल क्या है। वैसे नासिर हाशमी साहब ने तो एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी है, देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है। बल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिर काज़मी साहब आपके वक्त का, नासिर हाशमी आपका भी शुक्रिया, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।